नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। ये हमारा हिंदी भाषा का पेपर है साथियों, हिंदी पेडागोजी। और इस पेपर के अंतर्गत ये प्रथम वर्ष का पेपर है। ये 60 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा आपकी 3 घंटे की होती है। 3 घंटे का पेपर है। एक चीज़ आपको नोट करना है कि जितने भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये हिंदी का पेपर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने हिंदी के प्रश्नों को या हिंदी की सीरीज़ को आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश की सीरीज़ पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। पर आप लोगों के लिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, आपको थोड़ी ग्रामर आनी चाहिए। बाकी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ हिंदी माध्यम पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा। इंग्लिश मीडियम पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज बदल जाती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं उसको कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा उसका वो आप लोगों को पता है। तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों पेपर एक जैसे हैं, सिर्फ अंतर है तो इनके माध्यम का। ठीक है। दूसरा फायदा होगा इस पेपर का कि आप लोग हिंदी का जो पेपर यहाँ पढ़ रहे हैं यही कि यही पेपर का जो मटेरियल सेम आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। ध्यान रखना, यही जो हिंदी में आप लोग पढ़ के जाओगे, जिन चीज़ों को फर्स्ट ईयर में हिंदी के पेपर में पढ़ के जाओगे वही चीज़ आप लोगों के लिए एक बार फिर से सेकेंड ईयर में हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगी। तो बड़ा दो फायदा है फर्स्ट ईयर के हिंदी के पेपर के, आपको ध्यान रखना है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, देवनागरी। कौन सा है? देवनागरी है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है? तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है, हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के क्रम अनुसार कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। लगभग 3-4 साल पहले के पुराने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस बार आपको कैसे करना है ये देखिए आप लोग। देखिए साथियों, ये संताप है। क्या है? संताप। ध्यान से देखना, इसमें से प्लस अंग की मात्रा क्या है? से प्लस अंग है। इसमें क्या है? से प्लस रे है। क्या है? से प्लस रे। इसमें क्या है? से प्लस औ की मात्रा है। ठीक है, ध्यान से देखो। और इस सुवर्ण में क्या है? शे प्लस उ की मात्रा है। तो बताइए, आप लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, उस अल्फ़ाबेट में क्रम कौन सा होता है? ए आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ, ये पढ़ा होगा ना आपने। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इनमें पहले में तो क्या है? ए। उसके बाद दूसरे में क्या है? इसमें क्या है? संताप में अंग की मात्रा है। तो यहाँ पर इसमें अंग है, इसमें औ है, इसमें ऋषि है और इसमें छोटा ऊ है। तो बताइए क्रम के अनुसार पहला कौन सा आएगा? छोटा ऊ पहले आता है। ठीक है, छोटा ऊ के बाद में क्या आता है? देखो भाई, ऋषि आता है कि नहीं आता, अंग आता है कि नहीं आता, उसके बाद औ आता है, उसके बाद अंग। तो इनमें से ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इस ऑर्डर में पहले ये आता है। ठीक है, पहले यही आएगा। तो ये किस में है? सुवर्ण में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, राइट। ठीक है, तो वर्णमाला का क्रम आपको याद होना चाहिए, है ना, ABCD की तरह। उसके बाद है क्वेश्चन 4, छात्र वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो ये करता है अभिव्यक्ति की। ठीक है, अभिव्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा परिवार को कितने वर्गों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। केंटुम में आती है हमारी ये वाली भाषा है, जैसे ग्रीक है, इटैलिक है, केल्टी, जर्मनी, हिती। और शतम वर्ग में आती है अर्मेनियम, अल्बानिया, फिजियन, भारत ईरानी भाषा है। तो 2 वर्गों में बांटा है मुख्य रूप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 3। देखो पहला क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक, तीसरा प्रश्न अति लघुत्तरात्मक, ऐसे चलेंगे। तीसरा है, भाषा में मौखिक आत्म प्रकाशन के कोई 4 लाभ बताइए।
तो 4 लाभ कौन कौन से? इसमें अधिगम की सुगमता होती है, सजीव भाषा का प्रकाशन होता है, मानसिक बौद्धिक विकास का साधन माना जाता है, और लिखित अभिव्यक्ति होती है, और रुचि में वृद्धि होती है। ये 4 लाभ है। चौथा क्वेश्चन है, शब्द पठन और शाब्दिक पठन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखेंगे, शब्द पठन में दृष्टि क्षेत्र सीमित 2 या 3 शब्दों तक होता है, जबकि शाब्दिक पठन में विस्तृत वाक्य या वाक्यांश तक हो सकता है। शब्द पठन में गर्दन हाथ क्रियाशील होते हैं, परंतु शाब्दिक पठन में नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, सुंदर लेख, अनुलेख अथवा प्रतिलेख, इनमें अंतर क्या है? तीनों में अंतर देखेंगे। सुंदर लेख के बारे में, सुंदर लिखावट में लिखा गया लेख, इसमें वर्णों की लिखावट पर ध्यान दिया जाता है, सुंदर लेख कहलाता है। अनुलेख क्या होता है? शिक्षक के द्वारा लिखित शब्दों या वाक्यांशों को छात्रों के द्वारा उसी रूप में लिखना अनुलेख कहलाता है। प्रतिलेख क्या है? मुद्रित या सुंदर लिखावट को देख करके छात्र अभ्यास कॉपी में लिखते हैं, यह प्रतिलेख होता है। तीनों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 बाल साहित्य संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। बच्चों की 4 पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? देखेंगे, चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, बाल हंस, पराग और चाचा चौधरी। मैंने आपको ये 6 पत्रिकाओं के नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के नाम लिखने। तो देखिए भाई, निश्चित क्रम में संयोजित सार्थक शब्द समूह को जो संपूर्ण विचार प्रकट करता है उसे हम शब्द समूह, उस शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी निश्चित क्रम में संयोजित सार्थक शब्द समूह जो एक भाव या विचार प्रकट करता है, उस शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अगर भेद की बात करूं तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, ये 4 प्रकार। अगला क्वेश्चन है 8वां, संवाद और भाषा में क्या संबंध है? तो देखेंगे, संवाद से बालक की भाषा का विकास होता है। अनौपचारिक बातचीत संवाद है। बालक पहले संवाद करता है और बाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 9 है, हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो ध्यान रखना, मधुमती पत्रिका निकलती है इससे। ये हिंदी साहित्य अकादमी संस्थान उदयपुर में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर है? तो आकलन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा। सीखने में शिक्षक कहाँ तक मदद करेगा। मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है कि क्या बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं। मूल्यांकन में छात्र की उपलब्धि के स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 11वां, एकांकी व नाटक में मुख्य अंतर क्या है? एकांकी देखिए, एकांकी में सीमित स्थान होता है, कम समय लगता है और कम व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, यानी कम पात्र होते हैं। परंतु नाटक में विस्तृत कथानक होता है, अधिक पात्र होते हैं और दीर्घकाल इसका समय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, बोली को परिभाषित करते हुए भाषा और बोली में अंतर। यही प्रश्न आपको सेकेंड ईयर में भी मिलेगा साथियों। तो मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल सेकेंड ईयर, ध्यान रखना। ठीक है भाई, सेकेंड ईयर में भी आपके यही की यही क्वेश्चन, यही की यही आपका सिलेबस हिंदी का सेम रहेगा, कोई भी चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो बोली की परिभाषा, बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठ तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से अलग होती है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ नहीं सके। अब इन दोनों में अंतर देखिए, भाषा और बोली में। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बोली के बड़ा होता है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होगा और बोली का क्षेत्र छोटा।
भाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। भाषा बोली के अंतर्गत नहीं होती। बोली भाषा से उत्पन्न होती है, इसलिए भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है। भाषा क्या है? माँ है, और माँ से उत्पन्न क्या होती है? बोली, तो ये बेटी है। जन साधारण के द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और जब इसी बोली का उपयोग हम व्याकरणिक दृष्टि से करते हैं या उसको परिमार्जित या शुद्ध कर देते हैं, तब वह भाषा का रूप ले लेती है, उसे भाषा कहते हैं। फिर अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हिंदी भाषा के मानकीकरण व प्रसार में क्या योगदान है? यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो देखेंगे, आकलन डर तथा भय पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है, आकलन की प्रक्रिया में बच्चों की मौलिकता, कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक गतिविधि में हर एक बच्चे की सहभागिता हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की प्रगति का ब्यौरा रखा जाए और उसे बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? यानी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 14वां, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक एवं प्रभावयुक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। भाव अनुकूल आरोह अवरोह, बल एवं अनुतान का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तीसरा है, मानक भाषा में सहज भाषा से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेंगे। चौथा है, उचित एवं अवसर अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे तथा आत्मविश्वास एवं अपेक्षित हाव भाव सहित बोलने में निपुण हो सकेंगे। अब आपको फिर से अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, अभिव्यक्ति का जीवन में क्या महत्व है? लो भाई, अगला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट आता है 15वां, पठन और वाचन में क्या अंतर है? पढ़ने में और बोलने में क्या अंतर है? वाचन के विभिन्न तत्वों को लिखिए। तो सबसे पहले मैं अंतर बता रहा हूँ आपको। वाचन पठन की पहली सीढ़ी है। वाचन के बाद ही पठन कौशल का विकास होगा। पहले बोलना सीखेगा तभी तो पढ़ना सीखेगा। लिपि प्रतीकों को पहचान करके उनको जोर जोर से इस प्रकार बोले कि श्रोता उसका आनंद ले सके, और यही वाचन कहलाता है। परंतु पठन में वाक्यों और अनुच्छेदों का अर्थ ग्रहण, आशय, बोध दोनों शामिल चीज़ होती है। उसके बाद है वाचन के तत्व। पहला तत्व देखेंगे, ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना। अगला तत्व है कि वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना। नंबर 3, शब्दों को उचित सोपान में बांटकर उचित गति से उच्चारित करना। नंबर 4, वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना। नंबर 5, संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। नंबर 6, निश्चयात्मकता, बुद्धि से पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखने दो वाले, ध्यान रखना, दोनों याद रखने हैं। पठन की क्रिया के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा है कि लोकगीतों की विशेषता लिखिए। ये दोनों एक क्वेश्चन अच्छे हैं साथियों, आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 16वां नंबर, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अनौपचारिक क्रियाएं करनी है। कौन कौन सी? कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भाषा शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच औपचारिक लेकिन रोचक बातचीत से छोटे बच्चों की झिझक खुल जाती है तथा उसमें विश्वास पैदा होता है। दूसरा काम करेंगे कहानी कथन करके। कहानी कथन के माध्यम से शिक्षार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को कक्षा में
कहानी एवं घटनाओं के रोचक विवरण प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा काम करेंगे घटना के बारे में बताकर। भाषा शिक्षक के रूप में छोटे बच्चों को स्वयं के द्वारा देखी या सुनी हुई बातों या घटनाओं को अपने शब्दों में सुनाने पर बहुत आनंद आता है। उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु शिक्षार्थियों को किसी देखी हुई घटना, दृश्य, खेल या तमाशे आदि पर सुसंबद्ध ढंग से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा काम करेंगे चित्र वर्णन करके। छोटे बच्चे बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति को घटना या कहानियों पर निर्मित चित्रों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अगला काम करेंगे भाषण के द्वारा। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। उच्च प्राथमिक से अपने ज्ञान एवं रुचि के आधार पर उपयुक्त शीर्षक देकर भाषण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। छठवां काम करेंगे वाद विवाद द्वारा। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करते समय सब विद्यार्थियों में तर्कशक्ति, प्रत्युत्पन्न मति, हाजिर जवाबी, हास्य व्यंग्य युक्त तथा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने जैसे गुणों का विकास होगा। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को समझाते हुए मौखिक अभिव्यक्ति का आशय स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 17वां देखेंगे, पढ़ने सीखने के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। पहला उपागम का मतलब विधियों की बात कर रहा है यहाँ पर। पढ़ने और सीखने में कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जा सकती है। ठीक है, तो पहली विधि है वर्ण विधि। वर्ण विधि के अंतर्गत वर्णों की सीधे ही पहचान कराई जाती है। स्वरा तथा व्यंजनों के लिखित रूप की पहचान कराना और उन्हें उनकी ध्वनियों के साथ संबंधित कराना, इस विधि में वर्णमाला पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरी विधि है शब्द विधि। शब्द विधि में शब्दों पर बल होता है। शब्द के माध्यम से वर्ण सिखाए जाते हैं और अधिक शब्द बनाने की क्षमता वाले वर्णों को पहले पढ़ाया जाता है और कम क्षमता वाले वर्णों को बाद में सिखाया जाता है। इस विधि में वर्णों को वर्णमाला के क्रम में कभी नहीं सिखाया जाता। तीसरी विधि है वाक्य विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाक्य की भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, इसलिए वर्णों को सिखाने के लिए प्रारंभ में वाक्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। उस वाक्य में इस प्रकार के मूल शब्द होने चाहिए जिनके विश्लेषण से अपेक्षित वर्ण प्राप्त हो सके। इसके लिए आज्ञार्थक वाक्य उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे छोटे होते हैं, लघुत्तम होते हैं। चौथी विधि है संयुक्त विधि या व्यावहारिक विधि। शिक्षण विधियाँ साधन हैं, साध्य नहीं है। इन सभी विधियों का उद्देश्य वर्णबोध कराना। प्रत्येक विधि की अपनी सीमाएं, दोष या फिर गुण होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि यह है कि विद्यार्थियों की आयु, रुचि, स्वभाव तथा समय और सामग्री की सीमाओं को देखते हुए इनमें से कोई दो या दो से अधिक विधियां एक साथ उपयोग में लाई जाएं या उपयोग में आने वाली दो या दो से अधिक विधियों के सभी तत्व एक ही समय उपयोग में आ जाएं। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है आपको, पठन के विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज में देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन देखिए, लेखन के महत्व और उसकी उपयोगिता यानी उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उपयोग है लेखन का महत्व। सबसे पहले तो ये बात करेंगे लेखन का महत्व क्या। देखिए, मनुष्य की अभिव्यक्ति स्थायी रहे, अन्य व्यक्ति जब भी चाहे उस अभिव्यक्ति को जान सकें, इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति तो एक बार मुखरित होने के बाद में अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। श्रोता उसे पुनः सुनना चाहे तो मौखिक अभिव्यक्ति पुनः आवृत्ति करनी पड़ेगी, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति स्थायी रहती है। इस लिखित अभिव्यक्ति का आप कभी भी किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। अभिव्यक्तिकर्ता की अनुपस्थिति में भी इसे ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन आजकल की बात करूँ ना साथियों, टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि मौखिक की हुई चीज़ को कोई भी आप शब्द बोलो उसको रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना, आप कभी भी सुन सकते हो। टेक्नोलॉजी की बात है सब। हम जानते हैं कि लिखित में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है सुस्पष्टता, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा है सुसंबद्धता। अब लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य लेखकर अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना।
तीसरा है रचना रूपों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। चौथा है भाषा व साहित्य में रुचि। और पांचवा है लिखित अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है और अच्छे लेखक, कहानीकार, कवि आदि के रूप में उस व्यक्ति की प्रसिद्धि होती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखने साथियों जो इम्पोर्टेंट है, छात्रों में लेखन का विकास करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी तथा संस्मरण में अंतर बताइए। 100% नहीं, 101% आएगा साथियों, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। कहानी और संस्मरण में क्या अंतर है। अब देखेंगे हम 19वां क्वेश्चन। कहानी के आवश्यक तत्वों की समीक्षा कीजिए। तो कहानी के तत्व कौन कौन से। कथानक है, देशकाल, पात्र, संवाद, भाषा शैली, चरम उत्कर्ष। छोटा प्रश्न पूछे तो उनको लिख देंगे। अब इसका विस्तार सुनिए। कथानक क्या होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, जो कथा कहता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी या अनुभव के कारण आता है। उसका दूसरा तत्व है देशकाल। हर घटना, पात्र या समस्या का अपना देशकाल होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है, क्योंकि कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा इसका तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में विकसित भी होता है या अपना स्वरूप बदलता है। पात्र की भूमिका ही कहानी को आकर्षित करती है। संवाद देखेंगे, चौथा तत्व है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद की कहानी पात्र को सीमित व विकसित करते हैं और संवाद के द्वारा कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा अनुभूति और अभिव्यक्ति का मुख्य सेतु है। इस सेतु को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए शब्द कारीगर नित्य नए नवाचार करते हैं। वैसे हर कहानीकार अपनी प्रकृति के अनुसार भाषा और शैली का चुनाव करते हैं। अब आपको लास्ट क्वेश्चन याद रखने हैं, दो बता रहा हूँ आपको। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। ये ग्रामर का क्वेश्चन है लास्ट यूनिट का, तो आप सबको याद रखना है। चलिए, आपने आज का टेस्ट पढ़ा। थैंक यू सो मच।